curves. So let's move ahead and talk about properties of indifference curves. And today we are going to look at some special cases of some goods and how the ICs for these special cases look like. First property is that higher indifference curves are preferred to lower ones. इसका क्या मतलब है? मैंने बोला था कि एक कंज्यूमर के लिए मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स हम प्लॉट कर सकते हैं. सो लेट मी प्लॉट सम आईसीज हियर. ठीक है, सारे आईसीज की शेप जो है वो सेम है, लेकिन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट इन दीज 4 आईसीज इज डिफरेंट. सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो होगी कंज्यूमर की, वो सबसे बड़े आईसी या सबसे जो इस डायरेक्शन में सबसे ऊपर है उस आईसी के लिए होगी, विच इज आईसी नंबर 4. द लीस्ट प्रेफरेंस वुड बी फॉर आईसी नंबर 1 जो सबसे नीचे है इस डायरेक्शन में. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज दैट हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रेफर्ड टू लोअर इंडिफरेंस कर्व्स. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप नोटिस करोगे कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं उस पे आप दोनों कमोडिटीज को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो. सो कोई ट्रेड ऑफ नहीं हो रहा है, आप दोनों ही कमोडिटीज को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो. सो सपोज आई टेक अ पॉइंट हियर, पॉइंट ए. यहां पे आप नोटिस करोगे कि अगर आप सेकंड आईसी पे ये पॉइंट प्लॉट करोगे, दिस इज योर फर्स्ट आईसी एंड दिस इज योर सेकंड आईसी, and by the first property we can say that the second IC is preferred to the first IC. Now you will notice that if I keep the consumption of Pepsi constant at this point, second IC पे मैं इतने ही लेवल ऑफ पेप्सी के साथ ज्यादा पिज्जा कंज्यूम कर सकती हूँ, राइट? सो बेसिकली I am consuming more of pizza without decreasing the consumption of Pepsi. जबकि फर्स्ट आईसी पे मैं सिर्फ इतना लेवल ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर सकती हूँ एट दैट लेवल ऑफ पेप्सी, बट सेकंड आईसी पे सेम पॉइंट पे मैं इतने लेवल ऑफ पेप्सी के साथ ज्यादा लेवल ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर सकती हूँ. सो इफ एज अ कंज्यूमर आई लाइक कंज्यूमिंग मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज, इफ आई लाइक पिज्जा आई लाइक पेप्सी, और अगर ज्यादा पिज्जा कंज्यूम करके मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, और ज्यादा पेप्सी कंज्यूम करके भी मुझे ज्यादा खुशी या ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, देन आई विल प्रेफर द सेकंड आईसी ओवर द फर्स्ट आईसी. तो एज अ प्रेफरेंस I will always want to be on a higher indifference curve as compared to the lower indifference curve. That's the first property of ICs. The second property is that the indifference curves are downward sloping. ये हम already discuss कर चुके हैं. IC जो होता है वो represent करता है constant level of satisfaction. एक IC दूसरे IC पे जाओगे तो definitely वो satisfaction increase हो जाएगी, but on the same IC you maintain the same level of satisfaction. So if you have to maintain the same level of satisfaction, if you are increasing the consumption of one commodity, the consumption of the second commodity has to be decreased. तो अगर एक का इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन तो दूसरे का डिक्रीज होगा, इसीलिए आईसीज जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व्स डू नॉट क्रॉस. इनडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो क्रॉस नहीं करते, मतलब आपको कोई भी इनडिफरेंस कर्व इस तरीके का नहीं मिलेगा. इफ आई नेम दीज कर्व्स, कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2, देन आईसीज विल नेवर क्रॉस ईच अदर. अगर ये क्रॉस करेंगे तो इसका क्या मतलब है? सपोज ऑन आईसी नंबर 1 आई हैव 2 कंजम्पशन बंडल्स, कंजम्पशन बंडल ए एंड कंजम्पशन बंडल बी, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ द आईसी मैं बोल सकती हूं कि कंजम्पशन बंडल ए और कंजम्पशन बंडल बी इक्विवेलेंट है. मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन ए पे मिलती है उतनी बी पे मिल रही हो. माई यूटिलिटी इज द सेम इफ आई एम ऑन द सेम कर्व. नाउ इफ आई टेक अनदर पॉइंट हियर सी, दिस पॉइंट कंजम्पशन बंडल सी लाइज ऑन बोथ आईसी नंबर 1 एंड आईसी नंबर 2, जिसका क्या मतलब होगा कि ए, बी और इनफैक्ट सी पे भी यूटिलिटी सेम है क्योंकि ये सेम आईसी पे लाई करते हैं. नाउ इफ आई लुक एट आईसी 2, देन आई कैन से, एंड आई टेक अनदर पॉइंट हियर डी, देन आई से दैट फ्रॉम आईसी 2 आई कैन से दैट सी इज इक्वल टू डी, एंड इफ सी इज इक्वल टू डी
then from these two equations I can say that D is equal to A. But do you think कि आपको जो यूटिलिटी D पे मिल रही है वो A पे भी मिल रही है? नो, बिकॉज A पे आप दोनों पिज्जा और पेप्सी के ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो A पे, और D पे आप कम कंज्यूम कर रहे हो. तो यू कैनॉट से दैट A इज इक्विवेलेंट टू D. A इज इन फैक्ट ग्रेटर देन D. सो ये आपको अगर आईसी क्रॉस करती है तो आप देख रहे हो कि आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है. And that is why we see that the ICs or indifference curves will never cross each other. The fourth and the last property is that ICs are bowed inwards. मतलब IC का जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, और ये भी हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आपके पास पिज्जा की क्वांटिटी बढ़ेगी, एक कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो आप पेप्सी में जितना सैक्रिफाइस कर सकते हो, ये हमें पता है सेकंड प्रॉपर्टी से, डाउनवर्ड स्लोपिंग वाली प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि एक को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. लेकिन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है कंज्यूमर, वो डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट्स ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहे हो. अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आप ज्यादा पेप्सी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे हो तो एक एक्स्ट्रा पिज्जा के लिए आप ज्यादा पेप्सी सैक्रिफाइस नहीं करोगे. सो द स्लोप ऑफ द आईसी डिक्रीजेस और marginal rate of substitution decreases because of which the ICs are bowed inwards. Two extreme cases of indifference curve. Now अभी तक हमने जो indifference curves देखे हैं वो हमने देखे हैं नॉर्मल गुड्स के लिए. नॉर्मल गुड्स एग्जैक्टली क्या होता है ये आगे की क्लासेस में समझ में आएगा. लेकिन अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक तरीके के गुड्स है, सबसे पहला हम केस ले रहे हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं. आप इनको परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल बोलते हो, मतलब कि अगर आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी जगह पे उसका एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपके पास है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टी एंड कॉफी. ठीक है, कोई एक कंज्यूमर है, वो बोल रहा है कि चाहे मैं टी पीऊं या मैं कॉफी पीऊं, फॉर मी बोथ ऑफ देम आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. हो सकता है किसी के लिए ना भी हो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन हम एक ऐसे कंज्यूमर की बात कर रहे हैं जिसके लिए ये दोनों कमोडिटी परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है. मतलब चाहे वो टी कंज्यूम करे या वो कॉफी कंज्यूम करे, ही और शी इज इक्वली हैप्पी. ना हमें एक चीज बस ध्यान में रखनी है, विच इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द along the same indifference curve, the satisfaction that a consumer gets from different bundles is the same. So this is the kind of substitution that we are talking about. That if you want to have one extra tea, then you can lose one coffee. In such cases, the indifference curves would look like this. ये एकदम बजट लाइन की तरह आपको दिखेगा. जैसे बजट लाइन होती है वैसे ही आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक लिनियर ग्राफ. डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन इस ग्राफ का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या जो स्लोप है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे. एक नॉर्मल आईसी जब हम देखते हैं तो वो इस तरीके से प्लॉट करते हैं हम, और इस तरीके से प्लॉट करने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हम बोल रहे हैं कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है. और ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहे 1 यूनिट चाय पी लो या आप 4 यूनिट चाय पी लो, आपके लिए इसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं हो रही है. आपकी इसकी टी की वैल्यू कॉफी के वैल्यू के बराबर है. तो आपका जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है वो रेट सेम रहेगा at all points on the IC. Now ये ऐसे goods है जैसे, so as an example, if suppose you have 2 products और 2 shoes हैं आपके पास, लेफ्ट पैर का शू और राइट पैर का शू. Now these are examples of complementary goods because आप अगर लेफ्ट शू पहन रहे हो और राइट शू नहीं पहन रहे, देन आपको लेफ्ट शू की कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी.
सिमिलरली अगर आप सिर्फ राइट शू पहन रहे हो और लेफ्ट शू नहीं पहन रहे तो अगेन आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप जब साथ में कंज्यूम करोगे तब आपको कोई यूटिलिटी मिलेगी, इंडिविजुअली इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो जब हमारे पास इस तरीके के गुड्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, आप बोल सकते हो कार प्लस पेट्रोल। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या जो भी फ्यूल नहीं है, डीजल नहीं है, वट एवर इट इज, देन कार इज वर्थलेस। आप गाड़ी का क्या करोगे जब तक उसमें फ्यूल नहीं होगा। सिमिलरली अगर फ्यूल है और आपके पास व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं है, स्कूटर नहीं है, तो फिर आप अगेन, सो दीज आर द काइंड ऑफ कमोडिटीज जिनकी यूटिलिटी तब होती है जब आप उनको साथ में कंज्यूम करते हो। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे आईसी का शेप होता है, तो सपोज मैं बात कर रही हूं एक कंजम्पशन बंडल की, ठीक है। मैं मान रही हूं कि यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा है लेफ्ट शू और वाई एक्सिस पे है राइट शू, ठीक है। और मैं बोल रही हूं मेरे पास 2 लेफ्ट शू हैं और 2 राइट शू हैं, तो मेरी यूटिलिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे है। नाउ इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन, इफ आई मूव इन दिस डायरेक्शन एंड आई से दैट आई हैव अनदर पॉइंट जहां पे मेरे पास 2 राइट शू हैं लेकिन 3 लेफ्ट शू हैं, क्या इस पॉइंट पे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी पिछले वाले पॉइंट से? इट विल गिव मी द सेम यूटिलिटी एज द प्रीवियस पॉइंट, क्योंकि अगर इवन इफ मेरे पास 3 लेफ्ट शू है लेकिन अगर राइट शू 2 है तो मुझे यूटिलिटी सिर्फ इसी पॉइंट की मिलेगी। तो अगर मैं आईसी ऐसे प्लॉट करूं, अगर लेफ्ट शू की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और राइट शू उतना ही है यूनिट 2, देन मेरी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई विल हैव द सेम यूटिलिटी एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक लाइन प्लॉट करूं जहां पे क्या हो रहा है, लेफ्ट शू 2 है लेकिन राइट शू इंक्रीज हो रहे हैं, राइट शू हो गया 3, 4 एंड सो ऑन। अगेन इन सारे पॉइंट्स पे मेरे को लेफ्ट शू तो 2 ही मिल रहे हैं, राइट शू इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्या मेरी यूटिलिटी चेंज होगी? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो इंडिफरेंस कर्व बनते हैं वो इस शेप के होते हैं, दीज आर एल शेप्ड आईसीज। और एल शेप्ड आईसीज क्यों है ये? क्योंकि अगर आप इस एल शेप के दोनों सेगमेंट पे नोटिस करो तो आपको सेम ही यूटिलिटी मिल रही है। ऑल्दो आपका एक कंजम्पशन, एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन उस कमोडिटी के कंजम्पशन के बढ़ने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और इनकी यूटिलिटी तभी होती है जब आप इन दोनों को एक साथ इंक्रीज करोगे। तो अगर यहाँ पे 2 यूनिट लेफ्ट शू 2 यूनिट राइट शू, तो मुझे हर पॉइंट पे सिर्फ इसी पॉइंट की यूटिलिटी मिलेगी, चाहे मेरे पास ज्यादा लेफ्ट शू हो, लेकिन जब तक मेरे पास लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ नहीं ज्यादा बढ़ेंगे तब तक मेरे को यूटिलिटी नहीं इंक्रीज होगी। तो मेरी यूटिलिटी कब इंक्रीज होगी? जब मैं ऐसे आईसी पे जहां पे मेरा राइट शू भी इंक्रीज हुआ है और लेफ्ट शू भी इंक्रीज हुआ है। वर्टेक्स है यहाँ पे, इससे डिटरमिन होता है कि आपके पास कितने लेफ्ट और राइट शू हैं साथ में, और आपकी यूटिलिटी इस पॉइंट के बराबर होगी हर लाइन पे, चाहे वो ये वाली लाइन हो एल की या ये वाली लाइन हो, दोनों लाइंस पे आपको इसी पॉइंट के बराबर यूटिलिटी अटेन होगी। ये जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं, दीज आर सफिशिएंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक कंज्यूमर किस तरीके से अपनी चॉइस या अपना डिसीजन बनाता है जब वो मार्केट में कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होता है। हाउ डज द कंज्यूमर decides that this is the amount of commodity that he would want to consume. So how does the consumer chooses his consumption? तो हमने जो 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वन इज बजट कॉन्स्ट्रेंट एंड द अदर इज इंडिफरेंस कर्व। इन दोनों चीजों के बारे में हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। हमने गुड्स जो हम लेके चल रहे हैं अपने एनालिसिस में वो है पिज्जा और पेप्सी। हमने 2 कमोडिटी 2 गुड मॉडल की हम बात कर रहे हैं, और हमने बोला था कि जब हम एक बजट कॉन्स्ट्रेंट बनाते हैं तो ये बजट कॉन्स्ट्रेंट रेप्रेजेंट करता है वो सारे पॉइंट्स, वो सारे कंजम्पशन बंडल्स जो कि एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। कंज्यूमर की एक फिक्स्ड इनकम होती है और इन कमोडिटीज की कुछ फिक्स्ड प्राइसेस होती हैं। तो पिज्जा का कुछ प्राइस होगा और पेप्सी का कुछ प्राइस होगा। गिवन दीज
गिवन दीज वेरिएबल्स की इनकम फिक्स्ड है, प्राइसेस फिक्स्ड है, एक बजट कॉन्स्टेंट हम प्लॉट कर सकते हैं जो कि हमें बताता है डिफरेंट पॉसिबल कंजम्पशन बंडल्स जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट इंडिफरेंस कर्व्स। हमने बात करी थी कि एक कंज्यूमर के लिए कुछ ऐसे कर्व्स हम बना सकते हैं जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट हो, जिसका क्या मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स जहां पे कंज्यूमर मतलब अक्रॉस द सेम इंडिफरेंस कर्व अगर हम कोई भी पॉइंट देखें तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे पिज्जा और पेप्सी के कंजम्पशन के जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी देंगे। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि जैसे हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचेंगे तो हमें हायर यूटिलिटी मिलती है। नाउ अ कंज्यूमर जो जिसके लिए दोनों कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटीज है, मतलब ऐसी कमोडिटीज हैं जिनकी कंजम्पशन से कंज्यूमर जिनकी कंजम्पशन के इंक्रीज होने से कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ रही है, तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी अटेन करना चाहेगा। कंज्यूमर चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेप्सी और पिज्जा कंज्यूम करूं, लेकिन कंज्यूमर के ऊपर एक कॉन्स्ट्रेंट है। और कंज्यूमर के ऊपर क्या कॉन्स्ट्रेंट है कि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है। तो गिवन द लिमिटेड इनकम, कंज्यूमर जो भी हाईएस्ट यूटिलिटी जिस भी इंडिफरेंस कर्व पे अचीव करेगा वो कर्व कंज्यूमर की चॉइस होगी, डिसीजन होगी। और इस डिसीजन को हम बोलते हैं ऑप्टिमल डिसीजन। तो इफ आई लुक एट पॉइंट हियर, पॉइंट ए, एंड इफ आई कंपेयर दिस पॉइंट टू से अनदर पॉइंट बी, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये इसका इफ आई कंपेयर पॉइंट ए विद पॉइंट बी, आई कैन क्लियरली सी कि पॉइंट ए पे कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है क्योंकि पॉइंट ए हायर इंडिफरेंस कर्व पे एज कंपेयर टू पॉइंट बी। सो ऑन पॉइंट ए कंज्यूमर इज गेटिंग हायर यूटिलिटी एज कंपेयर टू पॉइंट बी, लेकिन कंज्यूमर ये पॉइंट नहीं डिसाइड करेगा कंज्यूम करने का क्योंकि इस पॉइंट को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर को ज्यादा इनकम रिक्वायर्ड है। रिमेंबर जब हमने बजट कॉन्स्ट्रेंट्स पे पॉइंट इंटरप्रेट करे थे तो हमने बोला था कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अनअफोर्डेबल अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट ए इज नॉट अटेनेबल बाय द कंज्यूमर डिस्पाइट द फैक्ट दैट पॉइंट ए इज गिविंग हिम ग्रेटर यूटिलिटी, हायर यूटिलिटी। सो दिस इज अनअटेनेबल। पॉइंट बी gives him lesser utility, but also point B is not attainable because point B भी इस budget constraint के ऊपर lie कर रहा है। If I look at another point C, then point C is affordable. Point C comes in this range जो कि budget constraint के नीचे है, तो ये affordable है consumer से, लेकिन ये consumer को कम utility दे रहा है, कम satisfaction दे रहा है। कंज्यूमर एक ऐसे पॉइंट पे कंज्यूम करेगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है प्रोवाइडेड द कॉन्स्ट्रेंट ऑन हिज बजट। ठीक है, वो पॉइंट हमें कहां मिल रहा है? वो पॉइंट हमें मिल रहा है यहां पे। दिस इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलिटी एंड कैन स्टिल अफोर्ड दैट पॉइंट। हमने बोला था कि points on the budget line are affordable by the consumer, points above the budget line are not affordable, points below the budget line are affordable। तो ये एक ऐसा पॉइंट है which is point D जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व पे है, हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे है, और ये इस पॉइंट पे बजट लाइन पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, which means that the consumer can afford this point। So at the intersection, at a point where the indifference curve becomes tangent to the budget line, we get the consumer decision। जो optimum consumer decision है वो हमें इस point पे मिलता है। You will also notice कि point D और point B पे consumer को same utility मिल रही है। point B और point D पे consumer को same utility मिल रही है, लेकिन point B जो है वो consumer afford नहीं कर सकता, लेकिन point D consumer afford कर सकता है। सो पॉइंट डी बेसिकली इज द कंज्यूमर डिसीजन, और पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग जितना भी पिज्जा और पेप्सी का कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है वो उसके कंजम्पशन ऑप्टिमम कंजम्पशन चॉइस होगी। नाउ यू विल नोटिस दैट एट दिस पॉइंट वेयर हम बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है कंज्यूमर का, and we are saying that at this point the indifference curve becomes tangential to the budget line, which means that the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line at this point।
slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. At this point where the consumer makes his decision, this condition will hold true. And slope of the IC क्या है? MRS, marginal rate of substitution, और slope of the budget line क्या है? Relative prices. Price of the good on the x-axis and price of the good on the divided by the price of the good on the y-axis. So at a point where this condition holds true, consumer will consume that particular amount of quantities of the two goods. So this is the point of consumer choice. Highest utility, जितने भी maximum possible indifference curve पे consumer हो सकता है, provided he can afford that point. So दोनों conditions को हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं. पहली कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं, और दूसरा कि कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है. तो ये ही एक इकलौता पॉइंट है यहाँ पे जहां पे ये कंडीशन होल्ड ट्रू करती है और कंज्यूमर अपने मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट पे पहुंच सकता है. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ चेंज इन इनकम अफेक्ट्स कंज्यूमर चॉइसेस. हाउ चेंज इन इनकम अफेक्ट्स कंज्यूमर चॉइसेस. नाउ हमें पता है कि कंज्यूमर चॉइस कहां पे बनती है. अब हम देखेंगे कि अगर कंज्यूमर की सपोज करो इनकम चेंज हो रही है, ये वाला जो कंजम्पशन चॉइस है ये किस इनकम के लिए है? फॉर दिस बजट लाइन जहां पे कंज्यूमर की इनकम है लेट्स से एट लेवल एम. ठीक है, यहां पे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है दिस मच अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. सपोज करो कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है टू M2. इनिशियल इनकम थी M1 और अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है टू M2. With the increase in the income from M1 to M2, the budget line will shift rightwards. Because अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो डेफिनेटली आप ज्यादा, अगर प्राइसेस फिक्स्ड हैं तो आप ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हो दोनों कमोडिटीज का, अफोर्ड कर सकते हो दोनों कमोडिटीज का. तो आपकी जो बजट लाइन है दैट विल शिफ्ट पैरेलली इन द राइट डायरेक्शन. With the increase in income, your budget line will shift rightwards parallelly. अगर decrease in income होगा तो budget line इधर shift कर जाएगी. तो आप देख रहे हो कि पहले आपके जो affordable points थे वो ये थे, अब आपके affordable points increase हो गए हैं क्योंकि आपकी income increase हो गई है और prices same है. Prices same है इसीलिए जो budget line का slope है वो same है. Remember कि budget line का slope होता है ratio of the prices. हम बोल रहे हैं कि prices में कोई change नहीं हुआ, सिर्फ income में change हुआ है. तो सिर्फ इनकम के चेंज की वजह से एक पैरेलल शिफ्ट होगा बजट लाइन में, जिसमें स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी सेम एज द प्रीवियस स्लोप. नाउ एट दिस पॉइंट जहां पे हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, देयर कैन बी टू पॉसिबल कंजम्पशन चॉइसेस. दो पॉसिबल कंजम्पशन चॉइसेस हम यहां पे डिस्कस करेंगे. पहला चॉइस है जहां पे यहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है. ठीक है, सो this was our initial equilibrium and this is our new equilibrium. यहाँ पे आप notice करोगे that with the change in income, the consumption of commodity X has also increased and the consumption of commodity Y has also increased. So when income increases from M1 to M2, quantity of X will also increase and quantity of Y will also increase. हम बोल रहे हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो एक्स और वाई जो भी कमोडिटीज हैं दोनों को ज्यादा कंज्यूम करेगा, और इस तरीके के गुड्स को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स शेयर अ पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम. मतलब कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज होगी. क्वांटिटी is positively related with income. If income increases, then consumption will also increase. If income decreases, consumption will decrease. These are called as normal goods in economics. So if commodity X and commodity Y are both normal goods, then with an increase in income, the consumption of both X and Y will increase. You will move from point A to point B. The other possibility is that one of these goods is an inferior good. That's the other possibility. And we'll see कि inferior goods क्या होते हैं और inferior goods के cases में हमारा equilibrium कैसे change हो रहा है.
सो दिस इज द इनिशियल कंजम्पशन पॉइंट, ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है, और ये M1 लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम है। अगर इनकम इंक्रीज होती है M2 लेवल पे तो वी नो कि एक पैरेलल शिफ्ट होगा बजट लाइन में। नाउ लेट्स से दैट यू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई है फ्रॉम M1 टू M2, then the consumption of commodity X has increased. This is our initial equilibrium point. This is our final equilibrium point after the change in income. Now, with the change in income from M1 to M2, with an increase in income from M1 to M2, we notice that the consumption of commodity X has increased, but the consumption of commodity Y has actually decreased. तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो X की कंजम्पशन इंक्रीज हुई, लेकिन जब इनकम इंक्रीज हुई है तो Y की कंजम्पशन फॉल हुई है। We can say that commodity X is positively related to income, but commodity Y is inversely related to income, and such goods are called as inferior goods. Inferior goods are goods जो एक इनवर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं इनकम के साथ। मतलब कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स विल फॉल, और जब आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स विल इंक्रीज, and that is why they are called as inferior goods. The reason being, for example, suppose करो आप बात कर रहे हो, let's say you have two varieties of breads, ठीक है? Breads is something that you would consume. Let's say that it is sort of a necessity for consumption, and the very basic kind of bread is the white bread that you get, and a high-end variety of this bread is say multi-grain whole wheat bread. Now, out of these two commodities, अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड एज अ यूनिवर्सल फैक्ट यू नो दैट मल्टीग्रेन होल व्हीट ब्रेड इज मच बेटर देन कंज्यूमिंग व्हाइट ब्रेड. नाउ व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, व्हिच कंजम्पशन डू यू थिंक विल इंक्रीज अमंग्स द टू? अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इफ योर कैपेसिटी टू अफोर्ड a higher variety, and obviously this one is more expensive than white bread, this one will be more will have a higher price as compared to white bread. So if your income is increasing and you know that multigrain whole wheat bread is a much more healthier option as compared to the usual white bread, then do you think the consumption of multigrain whole wheat bread will increase, right? So we can say that if income increases, then it is possible कि multigrain whole wheat bread की जो consumption है वो increase होगी, and at the same time it is possible कि जब income increase हो रही है तो white bread की consumption decrease हो जाए, because now you can afford a better variety, a better quality of the same commodity. So such kinds of goods are called as inferior goods, which शेयर अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद इनकम. अगर आपकी इनकम फॉल करेगी तो फिर अगर आपकी इनकम फॉल करेगी तो डेफिनेटली यू वुड वांट टू कंज्यूम कमोडिटीज जो कि आपको थोड़ी सस्ती पड़े, जो कि आपको थोड़ी आप यू वुड वांट टू सेव योर मनी, एंड देन व्हेन इनकम फॉल्स देन यू वुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मल्टीग्रेन होल व्हीट ब्रेड. So if income falls, the consumption of multigrain whole wheat bread will fall. लेकिन अगर इनकम फॉल कर रही है and bread is a necessity, bread is something that you need for consumption, then the consumption of white bread will increase. So you notice that this commodity shares a negative relationship with income, whereas multigrain whole wheat bread shares a positive relation. अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो ऐसी कमोडिटीज की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज है. लेकिन यहाँ पे आप ऑपोजिट रिलेशनशिप देख रहे हो. जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप इस तरीके की कमोडिटीज का कंजम्पशन कम कर देते हो, और अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो इस तरीके की कमोडिटीज का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है. ऐसी कमोडिटीज को हम इकोनॉमिक्स में इंफीरियर गुड्स बोलते हैं. तो अगर हम मान के चले कि हमारी एनालिसिस में जो वाई एक्सिस पे कमोडिटी है वो एक इंफीरियर गुड है, देन हमारा जो चेंज होगा इक्विलिब्रियम में वो इस तरीके का चेंज होगा. एट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बी, consumption of Y will fall and X will increase. Whereas अगर दोनों goods normal goods हैं
तो हमारा चेंज इस तरीके का होगा जिसमें x की भी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है और y की भी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है. ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ प्राइस चेंजेस अफेक्ट कंज्यूमर्स चॉइस. अभी हमने क्या बात करी, अब हमने बात करी है इनकम चेंज की. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने जब इनकम चेंज की बात करी थी तो हमने बोला था कि दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस कांस्टेंट हैं, ठीक है, इसीलिए हमने स्लोप में कोई चेंज नहीं करा था. नाउ आई एम सेइंग दैट लेट्स से कि मार्केट में जो दो कमोडिटीज हैं उनमें से किसी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है. ये इनिशियल ऑप्टिमम पॉइंट है. And now we are saying that income is constant, price of let's say Y is also constant, but price of commodity X say falls. ठीक है, हम बोल रहे हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी X जो है वो फॉल कर गई है, राइट. नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी X हैज फॉलन, देन हाउ विल द बजट लाइन चेंज. पहली चीज, बजट लाइन की स्लोप चेंज होगी, क्योंकि हम बोलते हैं बजट लाइन की स्लोप है px by py, माइनस px by py. माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप है और इनकम कांस्टेंट है, py भी कांस्टेंट है, तो बजट लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल fall because px is falling. Also, if px is falling, then if you had to spend your entire income on commodity x, remember हमने ये एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करे थे. एक्सट्रीम पॉइंट्स कैलकुलेट करे थे ये बोल के कि अगर मैं पूरी इनकम कंज्यूमर की एक्स कमोडिटी पे डाल दूं तो मैं कितना एक्स कंज्यूम कर सकती हूँ. अब अगर मुझे पता है कि px फॉल कर गई है, कमोडिटी एक्स सस्ती हो गई है, देन अगर मैं पूरी इनकम कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर दूं कंज्यूमर की, तो मैं ज्यादा एक्स कंज्यूम कर पाऊंगी, कंज्यूमर ज्यादा एक्स कंज्यूम कर पाएगा, एंड हेंस दिस विल शिफ्ट, दिस विल टिल्ट. आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे स्लोप जो है डिक्रीज हो रही है, दिस कर्व इज बिकमिंग फ्लैटर. ये वाला जो नया बजट लाइन है ये फ्लैटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस बजट लाइन. तो हम नोटिस कर रहे हैं कि स्लोप हैज फॉलन. ऑल्सो इफ यू स्पेंड द इंटायर इनकम ऑन कमोडिटी एक्स विच इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द बजट लाइन, तो वो ज्यादा होगा क्योंकि एक्स अब px जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है डिक्रीज हो गई है. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गई है और आपकी इनकम सेम है, प्रेफरेंसेस सेम है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि किसकी कंजम्पशन इंक्रीज करेगी और किसकी फॉल करेगी. एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट होगा एक्स और वाई की कंजम्पशन पे, ये हमको दो चीजों से पता लगेगा. एक कहलाता है इनकम इफेक्ट और दूसरा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. जब प्राइस चेंज की हम बात करते हैं, पिछले केस में हमने इनकम चेंज की बात करी थी और हमने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करी थी. यहां पे हम बोल रहे हैं कि जब प्राइस चेंज होता है तो जो टोटल प्राइस इफेक्ट होगा वो इन दो चीजों में डिवाइड हो सकता है. एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. बट टुडे आई विल जस्ट गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ पॉसिबल रिजल्ट जो प्राइस चेंज की वजह से होगा. सो एक क्लियर पॉसिबिलिटी है कि x की कंजम्पशन इंक्रीज कर जाए, बिकॉज ऑब्वियसली px फॉल कर रहा है तो x की कंजम्पशन इंक्रीज कर जाए और y की कंजम्पशन फॉल कर जाए. ऐसे केस में हम इस तरीके के इक्विलिब्रियम पॉइंट को यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते, जहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि प्रीवियस पॉइंट के कंपैरिजन में अब x की कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है और y की कंजम्पशन फॉल हो गई है. So this is one possibility of a price change, that when the price of commodity X is falling, then the consumption of X will increase and the consumption of commodity Y will decrease. But there could be other possibilities or not. Whether there could be other possibilities or not will be decided by the income and the substitution effect.